हेलो साथियों, स्वागत है आपका निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। साथियों, आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज हम सीटेट 20 अगस्त 2023 को होने वाले एग्जाम में सीडीपी के प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल देखेंगे, जो आपके जुलाई माह 2024 को होने वाले एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, आपको बता दें कि सीबीएसई जो है इन प्रश्नों को बार बार जो है रिपीट करता है, और यहाँ पर ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो इसका हम जो है कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो चलिए साथियों, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि समालोचनात्मक और रचनात्मक क्या होता है। साथियों, समालोचनात्मक का मतलब होता है कि बच्चे जो है चिंतन करते हैं, बच्चे चिंतन करते हैं, और जो है रचनात्मक होता है, उनके अंदर क्रिएटिविटी होती है, और वो अपने ज्ञान का निर्माण का स्वयं निर्माण करते हैं और सोचते हैं कैसे समस्या समाधान के बारे में जो है वो अपनी समझ अपनी समझ को विकसित करते हैं। तो साथियों, यहाँ पे देख लेते हैं हमारा विकल्प क्या कह रहा है। पहला विकल्प है, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों हो सकता है। साथियों, आपको बता दें कि सीटेट एक ऐसा एग्जाम है, इसमें आपको तो विकल्प चारों सही लगेंगे, लेकिन विकल्प आपको चारों में से जो सबसे सही है उसको आपको विकल्प जो है चुनना है। तो साथियों, आपको बता दे रहे हैं कि एग्जाम में आप बैठिएगा तो चारों विकल्प को जो है अच्छे तरीके से पढ़िएगा। नहीं तो हमारे बहुत से साथी होते हैं जो पहला ही विकल्प देखकर उनको लगता है यही सही है और उस पर जो है गोला भर देते हैं, जिससे उनका जो है गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये रहा पहला विकल्प। दूसरा विकल्प देखते हैं, आपके शहर में पानी कहाँ से आता है। साथियों, आपके शहर में पानी कहाँ से आता है, आपको बता दें कि आपका ये प्रश्न जो कह रहा है, ये साथियों, ये जो है अंतः अंतः जिसे हम क्लोज इंडेड प्रश्न कहते हैं, ये होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा शहर का पानी कहाँ से आता है। फिर आपके देश में कुल कितने राज्य और राजधानियां हैं, इन्हें हम साथियों एक जो है एक लाइन का आंसर किसे कहते हैं और इसे लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। ये भी गलत हो जाएगा और विकल्प सी भी गलत हो जाएगा। फिर विकल्प डी कहते हैं, आपके देश का मान नाम व मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। तो साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई क्रिएटिव और समालोचनात्मक चिंता नहीं है। ये एक लाइन में आपको इसका जवाब लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों हो सकता है। साथियों, कैसा हो सकता है और क्यों हो सकता है आपके लिए एक की पॉइंट होता है। अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछे कि समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है, और प्रश्न में कौन हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है, तो यहाँ पे आपका ये विकल्प जो है सही होने के ज़्यादा चांस होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है साथियों कि समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। साथियों, आपको बता दें कि यहाँ पे विकल्प दिया है, सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या। साथियों, यहाँ पे मानक स्टैंडर्डाइज करिकुलम जो है हमारे प्राइमरी विद्यार्थियों के लिए नहीं है, तो गलत हो जाएगा। फिर विद्यार्थियों का उनकी योग्यता के आधार पर पृथक्करण व वर्गीकरण करना। साथियों, कभी भी एक टीचर होने के नाते हम विद्यार्थियों का वर्गीकरण और पृथक्करण नहीं करते हैं। फिर कह रहा है, विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान देना। साथियों, हम कोई भी विशेष आवश्यकता वाला हो या सामान्य विद्यार्थी हो, उसे केवल व्यावसायिक शिक्षा नहीं, उसे हम व्यवहारिक साथियों उसे हम व्यवहारिक ज्ञान जो है प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि हम उसे उसके पर्यावरण से जोड़ेंगे जो उससे स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करेगा। तो ये गलत जवाब हो जाएगा। फिर देखते हैं, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन। साथियों, विकल्प डी सही हो जाएगा, क्योंकि साथियों समावेशी शिक्षा से आशय साथियों उस प्रणाली से होता है जिसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। तो यहाँ पे विकल्प डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है साथियों कि
श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साथियों, यहाँ कथन सही है कह रहा है। कौन सा कथन जो है सही है? तो यहाँ पे विकल्प देखते हैं। विकल्प कह रहा है कि श्रवण बाधित बच्चे प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। साथियों, आपको बता दें, फिर विकल्प बी, सभी श्रवण बाधित वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। साथियों, श्रवण बाधित है तो यहाँ पे सांकेतिक भाषा जो है आपका गलत हो जाएगा। यहाँ सांकेतिक भाषा नहीं होगा, साइन लैंग्वेज वो दृष्टि बाधित बालकों के लिए किया जाता है। फिर कह रहा है बच्चे के पास तेज आवाज़ें करके बच्चे की सुनने की अक्षमता श्रवण बाधिता का विश्वसनीय तौर पर परीक्षण किया जा सकता है। साथियों, आपको बता दें कि गलत जवाब हो जाएगा। यहाँ पे विकल्प डी कह रहा है, विकल्प डी कह रहा है कि श्रवण बाधिता हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होती है। साथियों, आपको इसमें सही जवाब चारों लग रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा जो विकल्प हो जाएगा वो विकल्प ए हो जाएगा। श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित करता है, क्योंकि यहाँ पूछा है श्रवण बाधिता हमें किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो श्रवण बाधिता की बात करें तो साथियों हम इसे जो है बहरापन के नाम से भी जानते हैं। साथियों, इससे ग्रसित बालक कभी कभी ऊंचे स्वर में सुनते हैं तथा कुछ बालक कभी कभी बिल्कुल नहीं सुन पाते हैं। तो यहाँ पे जो है इसे श्रवण बाधिता कहते हैं। तो हमारा आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पे साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा? साथियों, आपको मैं बार बार बताता हूँ कि आपको जब परीक्षा में बैठें और ऐसे टाइप के प्रश्न आए तो उसमें अगर नहीं शब्द हो तो उस पर जो है अंडरलाइन अवश्य कीजिएगा, जिससे हमारे पास की जो है सही होने की संभावना जो है बढ़ जाती है। तो साथियों, क्या कह रहा है? विकल्प ए कह रहा है ज्ञान व्यक्तिपरक है। साथियों, आपको बता दें कि ज्ञान व्यक्तिपरक है, बिल्कुल सही है। ये संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार सही विकल्प है। फिर कह रहा है शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं। साथियों, आपको बता दें कि कोहलबर्ग हूँ, वाइगोट्स्की हूँ और हमारे सबसे महत्वपूर्ण पर जो है मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे जी हैं। जीन पियाजे जी खुद कहते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण जो है वो स्वयं करते हैं। तो यहाँ पे विकल्प सी भी जो है विकल्प सी साथियों विकल्प डी भी जो है संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। साथियों, एक टीचर होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते हम हमेशा बच्चों को आंतरिक रूप से जो है साथियों आंतरिक रूप से प्रेरित करेंगे, ना कि बाहरी रूप से, क्योंकि जो बाह्य रूप से प्रेरित किया जाता है वो कुछ क्षण के लिए होता है साथियों। तो यहाँ पे आंतरिक रूप से प्रेरित करना है। तो इसीलिए संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार हमारा विकल्प सी जो है वो जो है संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार जो है कथन जो है सही नहीं होगा। तो यहाँ पे विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? साथियों, आपको बता दें कि यहाँ पे विकल्प है। विकल्प दे रहा है शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना। साथियों, कभी भी शिक्षक को प्रभावित करने के लिए जो परियोजना को बच्चे अपनी परियोजना को पूरा कर रहे हैं तो यहाँ पे ये बाह्य रूप से प्रेरित हैं, क्योंकि वो अगर अपने परियोजना को पूरा करेंगे तो हो सकता है कोई शिक्षक उन्हें अवार्ड दे, उन्हें अवार्ड दे, पुरस्कार दे। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। आंतरिक रूप से बच्चा यहाँ प्रेरित नहीं दिख रहा है, विकल्प ये गलत हो जाएगा। फिर व्यक्तिगत आनंद के लिए एक व्यक्ति वाद्य यंत्र बजाता है। यहाँ पे आपको बता दें कि विकल्प बी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यदि हम पर्सनल इंजॉयमेंट के लिए कोई कार्य करते हैं तो वहाँ पे ये हमारा आंतरिक जो है हमारा आंतरिक
यहाँ पे आंतरिक रुचि दिखाई देती है। अगर हमारे अंदर कोई आंतरिक रुचि है तो यहाँ पे व्यक्तिगत आनंद आपको जो है पूरे तरीके से यहाँ पे दिखाई देता है। तो यहाँ पे विकल्प बी जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि साथियों अभिकथन और कारण का प्रश्न है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कह रहा है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूह के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। साथियों यहाँ पे आपके बता दें कि एकदम सही है। हम यदि शिक्षक हैं तो बच्चों में जो है स्टीरियोटाइप शिक्षक को स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहिए। वहाँ पे अपने चाहे वो लड़का हो और चाहे लड़की हो उसको समान रूप से जो है उसको जो है जो रूढ़िवादिता है जिसे हमें जेंडर स्टीरियोटाइप कहते हैं उसके बारे में बच्चों को जो है जागरूक करना है, उन्हें अवेयर करना है। तो यहाँ पे अभिकथन सही हो जाएगा। फिर कह रहा है शिक्षक का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। साथियों यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे टीचर को अपने स्टूडेंट के अंदर क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग को जो है प्रोत्साहित करना है। तो यहाँ पे विकल्प हमारा डी जो है सही हो जाएगा। विकल्प यहाँ पे ए और आर दोनों सही हो जाएंगे तथा ए तथा आर और ए की सही व्याख्या करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भाई बहन के रिश्ते भाई बहन के साथियों भाई बहन के रिश्ते जो है यहाँ पूछ रहा है भाई बहन के रिश्ते ऑब्लिक रिश्तों। यहाँ पे फिर कह रहा है कि विकल्प देख लेते हैं। माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथियों यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारा विकल्प ए जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से जो भाई बहन का रिश्ता होता है वो समाजीकरण के रूप में जो है बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये जो है इमोशनली जो है साथियों इमोशनली जो है जुड़ा रहता है भाई बहन का रिश्ता। और ये हमारे सोशलाइजेशन जिसे हम समाजीकरण कहते हैं उसमें जो है एक महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट भूमिका जो है अदा करता है। तो यहाँ पे विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है अभिकथन बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती हैं। साथियों आपको बता दें कि सभी बच्चों में जो है इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता सभी बच्चों हों कोई भी है सबके अंदर जो है व्यक्तिगत भिन्नता आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे अभिकथन जो है एकदम सही है। फिर कह रहा है विकासात्मक अंतर आनुवंशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। साथियों यहाँ पे विकासात्मक अंतर और आनुवंशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिलता अंतःक्रिया का अनिवार्य परिणाम है। बिल्कुल सही है, क्योंकि भिन्न भिन्न बालक हों बालिका हों वो किसी भी स्थान से हों तो वहाँ की जो धर्म संस्कृति और कल्चर के अनुसार वहाँ पे उनका विकास होता है। तो यहाँ पे जो है विकल्प जो है यहाँ पे अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? फिर कह रहा है जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। साथियों यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या कह रहा है कि जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। साथियों विकल्प देखते हैं। विकल्प कह रहा है भाषा का विकास पूरी तरह आनुवंशिकी पे निर्भर है। बिल्कुल नहीं साथियों, भाषा का विकास बिल्कुल आनुवंशिकी पर निर्भर नहीं है। साथियों आपको बता दें कि यहाँ पर जो है
भाषा सीखने में पर्यावरण जो है, आपका पर्यावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आनुवंशिकी के साथ साथ, तो गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित हैं। साथियों, भाषा और अनुभूति जटिल रूप से संबंधित नहीं होते। फिर कह रहा है विकास अव्यवस्थित और प्रत्य अप्रत्याशित होता है। साथियों, आपको बता दें कि जो विकास होता है, विकास जो है एक क्रम से होता है, ना कि वो अव्यवस्थित होता है। एक क्रम होता है और वर्तुलाकार होता है। तो यहाँ पे विकल्प सी भी गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। साथियों, आपको बता दें कि शुरुआत में जो बच्चे भाषा सीखते हैं उनको भाषा सीखने का संवेदनशील काल होता है, इसीलिए हमारा विकल्प जो है डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न है कि वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ाना सिखाया जा सकता। तो यहाँ पे विकल्प कह रहा है उन्हें कई विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना। साथियों, गलत हो जाएगा। यहाँ पे कोई विकर्षण नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि आपको बता दें कि बच्चा जो है पठन वैकल्य से रिलेटेड है, जिसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं, डिसलेक्सिया से पीड़ित है। डिसलेक्सिया क्षमता है बच्चे में, तो उसे जो है विकर्षण में अध्ययन के लिए जो है प्रोत्साहित करके नहीं पढ़ाया जा सकता है। फिर अगला विकल्प कह रहा है उच्च ग्रेड के स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके। साथियों, आपको बता दें कि उच्च ग्रंथ के पठन ग्रंथ कैसे प्रदान करेंगे, क्योंकि वो डिसलेक्सिया से संबंधित पीड़ित है, वो अधिगम अक्षमता है उसके अंदर, तो कैसे ग्रंथ पढ़ पाएगा। फिर कहते हैं सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड के उपयोग के माध्यम से। साथियों, कभी भी एक टीचर को किसी भी छात्र या छात्राओं को दंडित नहीं करना है। विकल्प सी गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है प्राणीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। साथियों, थ्रू सिस्टमेटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग। साथियों, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्राणीगत ध्वन्यात्मक, यहाँ पे हमें भाषा ध्वनि का प्रयोग करना है। कैसा प्रयोग करना है साथियों? यहाँ पे भाषा ध्वनि का प्रयोग करना है, जिससे हम अपने डिसलेक्सिया पठन वैकल्य जो है विद्यार्थियों के जो है भाषा संबंधित क्षमता में जो है सुधार कर सकते। विकल्प डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि। साथियों, यहाँ पे कह रहा है कि अंतर्निहित सिद्धांत का विश्वास है कि। विकल्प देख लेते हैं। विकल्प हमारा कह रहा है कि शिक्षार्थियों की क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध हैं, जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर अंतर्निहित, साथियों आपको बता दें कि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग जो है बेस्ड टीचिंग की बात कर रहा है, तो विकल्प ये गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है और शिक्षक के पास सही ज्ञान है। ऐसा साथियों, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि शिक्षार्थी निष्क्रिय ज्ञान है। आप अगर मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे की बात करें, तो जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा जो है अपने ज्ञान का निर्माण जो है स्वयं करता है। तो यहाँ पे बच्चा एक सक्रिय प्राप्तकर्ता होता है, ना कि निष्क्रिय। और शिक्षक के पास ही ज्ञान है, तो ऐसा नहीं कह सकते हम। बच्चे जो है वो पर्यावरण के माध्यम से भी अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट विकल्प देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। देखिए साथियों, इसके पहले विकल्प में ही मैं आपका बता दें कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता करता होते हैं, तो यहाँ पे हमारा विकल्प जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन की समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। साथियों, यहाँ पे हेल्प की बात कही जा रही है। विकल्प कह रहा है उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना। फिर कह रहा है उसे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे। साथियों, ऐसा नहीं है कि बच्चों को हम जो है समस्या को सुलझाना छोड़ दें। फिर कह रहा है उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने से हतोत्साहित करना। कभी भी बच्चों को हतोत्साहित नहीं, बल्कि हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना है साथियों।
और हम हतोत्साहित नहीं करें। फिर कह रहा है उसे उत्तर प्रदान करके। साथियों, हम एक टीचर होने के नाते हमें उन्हें जो है इसके फोल्डिंग दे सकते हैं, लेकिन बच्चों को हम ये कहें कि पूरा उत्तर ही प्रोवाइड करवा दें तो ऐसा नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। फिर विकल्प ए क्या कह रहा है, उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम बच्चों को उन्हें अपने ज्ञान का निर्माण करने के लिए जो है स्वयं प्रोत्साहित करना है। तो विकल्प ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण डैश पर केंद्रित होता है। साथियों, यहाँ पे अधिगम का वातावरण की बात की जा रही है, तो यहाँ कह रहा है कि सजा और शर्मिंदगी के डर। गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें उसके अनुकूल वातावरण केंद्रित करना है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है सहकारी अधिगम। सहकारी अधिगम की बात कर रहा है साथियों, तो यहाँ पे सहकारी अधिगम, साथियों आपको बता दें कि सीटेट एग्जाम में यदि आपको हिंदी लैंग्वेज की भाषा नहीं समझ आ रही है तो आप इंग्लिश पे ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपको जो है आपके क्वेश्चन जो है सही होने के पूरे पूरे चांस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है सहकारी अधिगम। सहकारी अधिगम का तात्पर्य होता है कोऑपरेटिव लर्निंग। साथियों, इसमें समूह में आके, समूह में बांटकर, छोटे छोटे समूह में बच्चों को बांट कर साथियों यहाँ पर जो है अधिगम किया जाता है, जिससे अधिगम जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और जो है वातावरण पर केंद्रित हो जाता है और उनके अनुकूल भी हो जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, लेव वाइगोट्स्की का मानना था कि, यहाँ पे विकल्प कह रहा है प्रकृति में असंतत है। गलत हो जाएगा, क्योंकि विकल्प यहाँ पे प्रकृति में असंतत नहीं है। फिर कह रहा है आनुवंशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है। गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है। गलत जवाब। फिर कह रहा है सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। बता दें कि यहाँ पे जो है सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। यहाँ पे जो है वाइगोट्स्की के बता दें कि इन्होंने सामाजिक, साथियों सामाजिक और सांस्कृतिक का सिद्धांत इन्होंने दिया, जिसे इन्होंने बच्चे को भाषा समाज के माध्यम से सीखने का परिणाम बताया। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं। साथियों, यहाँ पे विकल्प दे रहा है। विकल्प है दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती है। तो साथियों, यहाँ पे आपको बता दें कि दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती है, वाइगोट्स्की महोदय कहते हैं। उदाहरण देकर समझाती है कि बच्चों का मन लघु वयस्क मन होता है। साथियों, ऐसा नहीं है, पियाजे ऐसी बात नहीं करते हैं। फिर कहते हैं बच्चों की जेनेटिक कोड पर निर्भर होती है। बच्चों की जेनेटिक कोड पर जो है निर्भर नहीं होती है। फिर कहता है बच्चों के विकास की सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है। साथियों, आपको बता दें कि यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि पियाजे ने जो है बच्चों के विकास का जो है 4 चरण दिया है। साथियों, इन्होंने 4 चरण की बात की है, जिसमें आपका जो है संवेदीगात्मक, पूर्व संक्रियात्मक और मूर्त संक्रियात्मक, उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ कह रहा है अभिकथन कह रहा है प्रत्येक वर्ष लता, जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, उसके क्षेत्रों में करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। यहाँ पे कथन आपका ए जो है सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शिक्षिका जो है वो जेंडर स्टीरियोटाइप को जो है चुनौती देना चाह रही है। तो यहाँ पे विकल्प अभिकथन ए सही हो जाएगा। फिर कह रहा है लैंगिक अथवा जेंडर अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अग्रहित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कारण जो है आपका गलत होता दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो लैंगिक जेंडर है वो
समाज के माध्यम से अग्र अधिग्रहित किया गया है। यहाँ कह रहा है नहीं अधिग्रहित किया है, इसीलिए कारण जो है गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे विकल्प देखते हैं, ए सही है परंतु आर गलत है, तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी, विकल्प ए अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, गलत हो जाएगा साथियों। एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चे जो है लगातार प्रश्न करते हैं, शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, विकल्प ही कह रहा है सही है। फिर क्या, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं साथियों, इसमें बच्चे एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, स्वयं से प्रश्न पूछते हैं साथियों। यहाँ पे बच्चे जो है स्वयं से प्रश्न पूछते हैं, तो यहाँ पे आपका जो है ये भी राइट हो जाएगा। तो हमारा विकल्प बी, सी और डी सही हो जाएगा। तो किस में है बी, सी और डी, विकल्प सी में, तो विकल्प सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को डैश कहा जाता है और इन्हें सीखा जाता है। कह रहा है कि जेंडर भूमिकाएं बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी होती है। साथियों आपको बता दें कि ऑप्शन ए हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जेंडर भूमिकाएं बाल्यावस्था की सभी आवश्यकताओं से लेकर जो है वयस्कता तक होती हैं। साथियों आपको बता दें कि पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग, उनसे जो अपेक्षाएं होती है जेंडर की भूमिकाएं कहा जाता है और इन्हें बाल्यावस्था की सभी आवश्यकताओं से लेकर वयस्कता में भी सीखा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है। साथियों आपको बता दें कि यहाँ पे बुद्ध वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती है, यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि हमेशा बुद्ध वातावरणीय कारक से जो है प्रभावित होती है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है बुद्धि अनुवांशिक कारकों से प्रभावित नहीं होती है, बिल्कुल साथियों, बुद्धि अनुवांशिक कारकों से प्रोत्साहित होती है। फिर कह रहा है बुद्धि को मापने के लिए बुद्धिलब्धि परीक्षण एक ही मात्र साधन है, ऐसा नहीं साथियों, बुद्धिलब्धि मापने के लिए कि एक ही जो है साधन है। फिर कह रहा है बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदलती रहती है, बिल्कुल राइट जवाब है साथियों। यहाँ पे बुद्धि बहुआयामी है, बुद्धि ब्रॉड है, समय के साथ हम उसमें जो है विकास कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, तो इसीलिए विकल्प डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया। यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर जी की बात करें तो उन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया इन्होंने। 8 जो है बुद्धि के साथियों, यहाँ इन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए, तो इसीलिए यहाँ पे विकल्प बी जो है हार्वर्ड गार्डनर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी। विकल्प है विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि देना। साथियों आपको बता दें कि कभी भी बच्चे को लगातार जो है अभिप्रेरित करने के लिए उन्हें ग्रेड और प्रतिपुष्टि नहीं देनी चाहिए साथियों। उन्हें अभिप्रेरित के लिए आप जो है पाठ और इसके फोल्डिंग जो है उन्हें दे सकते हैं। फिर कह रहा है विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें, बिल्कुल राइट आंसर है। हमें शिक्षक होने के नाते विद्यार्थियों को उनके ज्ञान को निर्माण करने के लिए जो है हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए, तो विकल्प जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक साथियों यहाँ पे विकल्प कह रहा है पहले अवधारणा को फिर उसके प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करें और फिर उसके भौतिक रूप पर आएँ, ऐसा नहीं है साथियों। यहाँ पे जो है रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पहले उन्हें
अवधारणा सीखना, उसको प्रतीकात्मक रूप से बताना, उसके बाद जो पहले उन्हें भौतिक रूप से बताना है, उसके बाद प्रतीकात्मक आना है। गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है पहले उस पर चर्चा करें जिसके बारे में विद्यार्थी को नहीं पता, और फिर उस पर आए जो पहले जानते। साथियों, यहाँ आपको बताना चाहते हैं कि पहले विद्यार्थियों को वो चीज़ें बताई जाती हैं कि जो उन्हें पहले जानते हैं, और जो चीज़ें उन्हें नहीं जानते हैं उन्हें वो बाद में बतानी चाहिए। फिर कह रहा है विकल्प सी जो है पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकियों पर आएँ। साथियों, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहले अवधारणा बताई जाती है, पहले उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है, अवधारणा विकसित की जाती हैं और उसका संपूर्ण परिचय दिया जाता है, फिर उसकी जो है सूक्ष्मता या उसके बारीकियों पर आया जाता है। तो साथियों, बस ये रहे जो है सीटेट 20 अगस्त 2023 का पेपर। अगर ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू साथियों। जय